नमस्कार मित्रों, मैं राजीव रंजन प्रसाद। भारतीय इतिहास को समग्रता से देखने का प्रयास बहुत सीमित हुआ है। अधिकांशतः तो उत्तरी क्षेत्र के शासकों और उनके शासित क्षेत्रों की जानकारियों को ही समग्र भारतवर्ष के अतीत की राजनीति मान लिया गया है। इतिहास की पुस्तकों ने दक्षिणापथ के गौरवशाली शासकों के साथ गहरा अन्याय किया है। यही कारण है कि इतिहासकारों पर एजेंडा विशेष के अधीन रहने के आरोप लगते रहे हैं। उदाहरण के लिए हम अपनी पाठ्य पुस्तकों में जब महान सम्राट हर्षवर्धन के युग में पहुंचते हैं, पाते हैं कि उनके महिमा मंडन से कितने ही पृष्ठ भरे हुए हैं, लेकिन उसी दौर के बादामी चालुक्यों पर खामोशी बनी रहती है। ऐसा क्यों? सम्राट हर्षवर्धन वर्ष 606 से 647 ईस्वी के समकालीन थे सम्राट पुलकेशिन द्वितीय। उनका साम्राज्य समान सबल, सशक्त और विस्तारित था। उनकी उपलब्धियों की फेहरिस्त बहुत लंबी है। यह रोचक लगता है कि हर्षवर्धन की प्रसिद्धि से पुलकेशिन द्वितीय न केवल प्रभावित थे, बल्कि इन दोनों शासकों के मध्य स्वस्थ प्रतिस्पर्धा भी देखने को मिलती है। विषय की बारीक विवेचना हम करेंगे। पहले जानते हैं कौन थे सम्राट पुलकेशिन द्वितीय। वह दौर था जब आंध्र सातवाहनों के पतन के बाद दक्षिण भारत में राजनैतिक एकता लगभग समाप्त हो गई थी। विशाल सातवाहन साम्राज्य के भग्नावशेषों पर वाकाटकों, इक्ष्वाकुओं, पल्लवों, कदंबों आदि ने अपने छोटे बड़े शासन क्षेत्र स्थापित कर दिए थे। वस्तुतः इस उहापोह की स्थिति में पहले वाकाटकों ने, तत्पश्चात बादामी के चालुक्यों ने भारत के दक्षिणी भूभाग को अपने ध्वज तले एकीकृत किया था। चालुक्यों में सर्वाधिक गौरवशाली स्थान पुलकेशिन द्वितीय को प्राप्त होता है, जिनका शासन समय वर्ष 609 से 642 ईस्वी के मध्य का माना जाता है। उन्होंने एक भीषण गृह युद्ध में अपने चाचा मंगलेश पर विजय प्राप्त कर सिंहासन पर अधिकार किया था। पुलकेशिन द्वितीय के शासन समय का आरंभ ही उत्तराधिकार के युद्ध तथा आंतरिक कलह के साथ हुआ था। अतः इस परिस्थिति का लाभ उठाते हुए अब तक चालुक्यों के अधीन रहे अनेक सामंतों तथा अधीनस्थ बनाए गए राजाओं ने विद्रोह कर दिया। पुलकेशिन द्वितीय के विषय में स्पष्टता से अहिहोड़ अभिलेख में जानकारी मिलती है। इस अभिलेख से ही भान होता है कि तत्कालीन राजनैतिक अवस्था का अनुमान लगाकर तथा चालुक्यों को पराजित करने का यह सही अवसर देखकर आप्यायिक और गोविंद नामक दो शत्रुओं ने भीमा नदी को पार कर बादामी अथवा बीजापुर के पास स्थित चालुक्यों के पैतृक क्षेत्रों पर धावा बोल दिया। पुलकेशिन द्वितीय की प्रशासनिक योग्यता इसी अवसर पर तब सामने आती है जब उन्होंने कूटनीति का कुशल प्रयोग किया। साम दाम दंड भेद को भारतीय राजनीति की आधारशिला माना जाता रहा है, जिसका सही प्रयोग करने वाला सफल शासक कहा गया है। पुलकेशिन ने धैर्य और सूझबूझ से इस आक्रमण का सामना किया। चतुराई से एक आक्रांता गोविंद को अपनी ओर कर लिया। इसके बाद आप्यायिक पर आक्रमण कर उसे कुचल दिया गया। पुलकेशी को यह समझने में देर नहीं लगी कि उन्हें संघर्षों पश्चात जो राजमुकुट प्राप्त हुआ है वह कांटों भरा है। सिंहासन के स्थायित्व के लिए उन्हें अभी असंतोषों और विद्रोहों का दमन ही नहीं करना होगा, बल्कि अपने साम्राज्य का विस्तार कर बड़े भूभाग का एक क्षत्राधिपति बनने का यत्न करना होगा। इसे देखते हुए सर्वप्रथम पुलकेशिन का ध्यान
अपने शासित क्षेत्र के निकट स्थित छोटे बड़े किंतु विद्रोह के लिए अग्रसर राजाओं सामंतों की ओर गया। पिता ने वनवासी को राजधानी बनाकर कदंबों को पराजित किया था। इन्हें एक बार फिर पुलकेशिन को आक्रमण कर दबाना पड़ा। अब उनका ध्यान गया गंग राजाओं की ओर, जो मैसूर के दक्षिणी भागों तथा केरल से लगे अलूप क्षेत्र में प्रभावी थे। जब कदंब चालुक्यों के विरुद्ध थे, तब इन गंगों ने कदंबों का साथ दिया था। इन दोनों ही परिक्षेत्रों को पुलकेशिन ने जीतकर चालुक्य ध्वज के अधीन कर लिया। दुर्विनीत कोंगनी वृद्ध नामक गंग राजा को अपनी पुत्री का विवाह पुलकेशिन से करवाकर उसकी अधीनता स्वीकार करनी पड़ी थी। इसी तरह कोंकण क्षेत्र में शासन कर रहे मौर्य वंशी शासक भी पुलकेशिन के पिता द्वारा पराजित किए गए थे। उनके विद्रोह का भी दमन किया गया। समुद्र के मध्य स्थित उनकी पुरी नाम की राजधानी को सैकड़ों नावों वाली जल सेना से घेर कर पुलकेशिन ने उस पर अपना अधिकार कर लिया। पुरी नामक इस द्वीप की पहचान समुद्र के मध्य कोंकण तट से कुछ दूरी पर स्थित एलिफेंटा से की गई है। पल्लव राजा महेंद्र वर्मन को पराजित कर कांची तक उसने अपने साम्राज्य का विस्तार कर लिया। उनसे भयभीत होकर चेर चोल पांड्य ने अधीनता स्वीकार कर ली। इस तरह अब नर्मदा से कावेरी तट तक के सभी प्रदेशों पर बादामी के चालुक्यों ने अपना आधिपत्य स्थापित कर लिया था। दक्षिणापथ की इस सबसे बड़ी शक्ति की महत्वाकांक्षा उत्तरापथ के शक्तिशाली शासक हर्षवर्धन से टकराने लगी थी। पुलकेशिन ने उत्तर की ओर अर्थात नर्मदा नदी के उत्तर पश्चिम की ओर बढ़ने का निश्चय किया। चालुक्य विजय पताकाएं राष्ट्रकूट राजा गोविंद, लाट, मालवा व भृगुकच्छ के गुर्जरों के क्षेत्र में फहराने लगी थी। अहिहोड़ अभिलेख का कथन है कि पुलकेशिन के प्रभाव से लाट, मालवा और गुर्जर राजाओं ने उपनत अर्थात झुके हुए राजाओं की तरह व्यवहार करना आरंभ कर दिया था। अहिहोड़ अभिलेख यह भी बताता है कि पुलकेशिन की शक्ति से प्रभावित लाट, मालव और गुर्जर यह बात औरों को चालुक्यों की प्रशंसा करते हुए बताने लगे कि पराजित कर देने के बाद भी विजेता द्वारा किस तरह का आदर्श व्यवहार किया जाता है। अब हर्षवर्धन के साम्राज्य की सीमाएं सामने थी। इतिहासकार रमेश चंद्र मजूमदार मानते हैं कि कन्नौज राज हर्ष के विरुद्ध पुलकेशिन द्वितीय ने लाट, मालवा व गुर्जरों को अपनी ओर मिलाकर एक सैनिक संघ तैयार कर लिया। इससे सम्राट हर्षवर्धन सतर्क हुए। उन्हें यह भान हुआ कि यदि पुलकेशिन द्वितीय को आगे बढ़ने से नहीं रोका गया तो उनका सिंहासन भी खतरे में आ सकता है। शत्रु प्रबल हो, इससे पहले ही उसे नर्मदा नदी के छोर पर ही दबा दिया जाए। हर्षवर्धन ने पुलकेशी के विरुद्ध युद्ध की भेरी बजा दी। हर्षवर्धन के साथ युद्ध और उसके परिणामों का रविकीर्ति बहुत आलंकारिक भाषा में अहिहोड़ अभिलेख में इस तरह उल्लेख करते हैं कि अपरिमित समृद्धि से युक्त, जिसके चरणों पर सामंतों की सेना नतमस्तक होती थी, उस हर्ष का हर्ष युद्ध में मारे गए हाथियों का विभत्स दृश्य देखकर चूर हो गया। हर्षवर्धन की हाथी सेना, जो उसकी अब तक की सबसे परखी हुई शक्ति थी, बुरी तरह नष्ट की गई। उत्तरापथ का सबसे शक्तिशाली साम्राज्य दक्षिणापथ के पुलकेशिन द्वारा पराजित किया गया था। इस हार को तत्कालीन चीनी यात्री हुएनसांग, जो कि सम्राट हर्षवर्धन के बड़े कृपा पात्र भी रहे हैं, लिखते हैं, अपने सेनापतियों की सर्वदा सफलता और अपने कौशल का दंभ भरते हुए अति आत्मविश्वास के साथ शीलादित्य राज ने सेना का स्वयं नेतृत्व करते हुए पुलकेशिन के विरुद्ध युद्धाभियान का संचालन किया, परंतु वह न तो उसे हरा सका न ही बंदी बना सका।
इन उद्धरणों से स्पष्ट है कि वर्ष 618 ईस्वी में नर्मदा नदी के तट पर हर्षवर्धन पराजित हुए। इसका एक पक्ष यह भी है कि उत्तरापथ और दक्षिणापथ के इन दोनों ही शासकों ने एक दूसरे की शक्ति और सामर्थ्य की थाह ले ली थी। पराजित होने के बाद भी हर्षवर्धन न तो प्रतिरोध के लिए किसी रक्षण अभियान के लिए निकले, न ही पुलकेशिन ने उत्तर की ओर अपना विस्तार करने में अब रुचि का प्रदर्शन किया। यह अवश्य है कि हर्षवर्धन पर विजय ने पुलकेशिन द्वितीय को तत्कालीन राजनीति के शिखर पर पहुंचा दिया था। पुलकेशिन का बहुप्रचलित अभिधान अथवा उपाधि सत्याश्रय थी। इसके अतिरिक्त उनके द्वारा धारित किए गए अन्य विरुदों में वल्लभ, वल्लभराज, वल्लभेंद्र, पृथ्वी वल्लभ, श्री पृथ्वी वल्लभ, महाराजाधिराज और परम भट्टारक प्रसिद्ध है। कल्याणी के परवर्ती चालुक्य राजाओं के अनेक अभिलेखों में यह उल्लेखित मिलता है कि हर्षवर्धन को पराजित करने के पश्चात ही सम्राट पुलकेशी द्वितीय को परमेश्वर नामक उपाधि प्राप्त हुई थी। समर संसक्त सकल कृतल उत्तरापथेश्वर श्री हर्षवर्धन पराजयोपलब्ध परमेश्वरापर नामधेय। भारतवर्ष में एक ही कालखंड में अब दो गौरवशाली शासक थे जिनका साम्राज्य विस्तार, शक्ति और महानता एक दूसरे के समान थी। यही कारण है कि जय पराजय के निष्कर्षों के उपरांत भी इन दोनों ही शासकों में एक प्रकार की होड़ देखी गई कि कौन किससे श्रेष्ठ है। ह्वेनसांग को सम्राट हर्षवर्धन ने अत्यधिक सम्मान तथा प्राश्रय भी दिया। इसके बाद भी यदि इस चीनी यात्री ने कन्नौज नरेश के अतिरिक्त किसी सम्राट की भूरी भूरी प्रशंसा की है तो वे पुलकेशिन द्वितीय ही हैं। यदि साहित्य और संस्कृति के आयामों से देखा जाए तो जहां हर्षवर्धन ह्वेनसांग के प्रभाव में महायान संप्रदाय की ओर कुछ झुके हुए दिखाई पड़ते हैं, इस कारण धार्मिक असंतोष का एक ऐसा वातावरण भी सम्मेलन में बना कि सम्राट पर ही हमला कर दिया गया। इसके विपरीत पुलकेशिन वैष्णव मत के मानने वाले और उसके संरक्षक थे। वर्ष 630 ईस्वी के लोहनरा अभिलेख में पुलकेशिन को परम भागवत अर्थात विष्णु भगवान का परम भक्त कहा गया है। इसके बाद भी उनकी अन्य धर्म और मत के प्रति सहिष्णुता अनुकरणीय कही जा सकती है। एक ओर जहां हर्षवर्धन स्वयं भी अच्छे लेखक व कवि थे, अपने दरबार में भी उन्होंने विद्वानों को प्राश्रय दिया हुआ था। इसी कड़ी में पुलकेशिन द्वितीय ने भी अपने समय में कलात्मक वास्तु निर्माणों को प्राश्रय दिया। विद्वान उनके दरबार में बहुत बड़ी संख्या में थे। साहित्यिक अभिवृद्धि हुई। संज्ञान में ले कि अहिहोड़ अभिलेख पुलकेशिन के दरबारी कवि रविकीर्ति द्वारा मूल संस्कृत में लिखा गया है। जहां कन्नौज राजहर्ष ने चीनी राज दरबारों में कई दूत मंडलों का आदान प्रदान किया, वहीं पुलकेशिन ने फारस के शाही दरबार से अपने दूत संबंध स्थापित किए थे। इतिहासकार टबारी का कथन है कि फारस के द्वितीय खुसरू के यहां अपने शासन के 36वें वर्ष अर्थात 625 से 626 ईस्वी की मध्य पुलकेशिन द्वितीय ने एक दूत मंडल भेजा था। अजंता की गुफा क्रमांक 1 में एक ऐसा चित्र उकेरा गया है जिसे कुछ विद्वानों ने द्वितीय खुसरो और उसकी बेगम शिरीन के रूप में पहचाना है और द्वितीय पुलकेशिन के दरबार से कोई दूत भेजे जाने की यहां कल्पना की गई है। अनेक सहमतियां असहमतियां अपनी जगह हैं, तथापि यह निर्विवाद है कि आगे चलकर चालुक्य शासक विनयादित्य के दरबार में फारस की राजधानी में मची उथल पुथल के कारण किसी फारसी राजकुमार ने शरण ली थी। इससे भी सिद्ध होता है कि दोनों दरबारों में आपसी संबंध रहे थे। इन तुलनात्मक विवरणों के आलोक में पुलकेशिन द्वितीय की उपलब्धियों को हर्ष के समतुल्य रखकर क्यों मूल्यांकित नहीं किया जाता?
सोच कर देखिएगा। केवल उत्तर और दक्षिण वाला तर्क ही सत्य नहीं है, अपितु अधिकांश वे शासक जिन्होंने सनातन धर्म और मत को प्राश्रय दिया, वामपंथी इतिहासकारों के निशाने पर रहे। उनकी उपलब्धियों को न केवल कमतर आंका और लिखा गया, बल्कि कई बार तो उन्हें पुस्तक के पृष्ठों में स्थान देना भी आवश्यक नहीं समझा गया। क्या आपको नहीं लगता कि पुलकेशिन द्वितीय इसी तरह की विवेचना और मानसिकता का शिकार हुए हैं? मित्रों, आज इतना ही। फिर मिलता हूं ऐसे ही किसी ऐतिहासिक तथ्य के साथ। अगर आपको मेरा यह चैनल पसंद आ रहा है तो कृपया इसे सब्सक्राइब करें। आप इस प्रस्तुति को लाइक या शेयर भी कर सकते हैं। नमस्कार।